यार हमने अभी तक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। हमने लिस्ट पढ़ा है, टपल पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है कि किस तरीके से हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को लिस्ट में एज अ लिस्ट या टपल स्टोर कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े लिस्ट और स्ट्रिंग के ऊपर। हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। पर मैंने आपको बताया था कि यार ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनके अलावा भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें पढ़ना जरूरी होता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है इन सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, और वो डेटा स्ट्रक्चर्स हम आज पढ़ने वाले हैं, सेट्स एंड डिक्शनरी। सो सेट एंड डिक्शनरी एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डीएस हैं टू लर्न। आप अगर हैशिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जहां पर आपको यूनिक एलिमेंट्स के साथ डील करना होता है, आपको एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, आपको की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कोई स्टोर करना होता है, उन सारी जगह पर सेट्स एंड डिक्शनरी का यूज आता है। सो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिससे काफी सारे प्रॉब्लम्स और एल्गोरिथम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा भी होने वाला है गाइस। वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू वीडियो ऑफ आवर डीएसए विद पाइथन सीरीज। मेरा नाम है अभिनव और स्टार्ट करते हैं यार आज के इस लेक्चर को। आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो इन्हीं दोनों डेटा स्ट्रक्चर के अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या होता है, व्हाट इज पाइथन सेट्स। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि हम लोग सेट में ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने लिस्ट के समझा ना, लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में, कि कैसे हम ऑपरेशंस कर सकते हैं अलग अलग तरह के, वैसे ही हम लोग सेट पहले समझेंगे। सेट डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसकी क्या नीड है। हमारे पास लिस्ट था, हमारे पास टपल था, सेट की क्या नीड है वो समझेंगे। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग सेट में कर सकते हैं, वो समझेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिक्शनरीज की, कि पाइथन में जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और उसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या क्या नीड होती है डिक्शनरी की, वो सारी बातें हम लोग समझेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि हैशिंग क्या होता है। तो आपने सुना होगा हैशिंग, हैश टेबल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हैशिंग के बारे में बात करेंगे। और फिर ऑब्वियसली हर लेक्चर की तरीके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड व्हेन आई से गाइस, लिटरली हम आज बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपको एक्चुअली में जो सेट और डिक्शनरी का रियल यूज है, बहुत सारे स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम्स, हैशिंग के प्रॉब्लम्स, जहां पर इनका यूज आता है, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो यार ये हमारा एजेंडा है इस वीडियो का। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पाइथन सेट्स। ठीक है, तो यार अब पहले समझते हैं हमें रिक्वायरमेंट क्या है इस डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, हमने अभी तक तीन डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट क्या था, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर था जो कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता था। ठीक है, ये ऑर्डर्ड था, एक चीज कि जो एलिमेंट्स थे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर होते थे। और जो भी डेटा स्ट्रक्चर ऑर्डर होता है, मोस्टली उस डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इंडेक्सिंग कर सकते थे, हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद में ये आपका म्यूटेबल था, मतलब हम एक्चुअली में एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर कर सकते थे। मतलब ये हेट्रोजीनियस था, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा जो है स्टोर कर सकते थे। ठीक है, ये था लिस्ट। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा टपल। अब जो टपल था वो भी लिस्ट के तरीके ही था, सब कुछ लिस्ट से सिमिलर था। बस एक चीज डिफरेंट थी कि इसमें आपका नॉन म्यूटेबल था। ठीक है, आप चेंज नहीं कर सकते थे, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते थे। एक बार टपल बन गया मतलब बन गया, आप उसकी वैल्यूज को चेंज या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था टपल में। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग भी आपका काइंड ऑफ एक टपल था। ठीक है, क्योंकि वो भी अनम्यूटेबल था। बस ये सिर्फ कैरेक्टर्स का टपल था, मतलब एक तरीके से इसमें सिर्फ आपके अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स आते थे, आप कुछ और नहीं स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग पढ़ा था। अब बात है अभिनव, यार ये सारी चीजें थी ना, तो अब आप दो नए डेटा स्ट्रक्चर लिया, सेट डिक्शनरी का यूज क्या है। तो क्या जो सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली में आपका लिस्ट के तरीके ही होता है। तो ये भी आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट स्टोर करता है, पहली चीज। ये भी हेट्रोजीनियस होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है। ये भी आपका म्यूटेबल होता है, मतलब कि इसमें भी आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट दो डिफरेंसेस हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि ये ऑर्डर्ड नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है। मतलब जो एलिमेंट्स आप एक सेट में स्टोर करते हो वो एक किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग में स्टोर नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट ऐड करोगे उसी ऑर्डर में रहेगा, ऐसा नहीं है। ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है,
और इसी वजह से इसमें हम लोग इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है। देयर इज नो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब हम एक लिस्ट के किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं ना, एक्सेस कर सकते हैं, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। और इससे ज्यादा जरूरी चीज होती है सेट में कि इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। क्या? वी कैन ओनली स्टोर यूनिक एलिमेंट्स इन अ सेट। यूनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट सिर्फ एक बार स्टोर होता है, 2 बार स्टोर नहीं हो सकता है। ये मतलब होता है यूनिक एलिमेंट का। जो सेट होता है उसमें हम लोग सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर कर सकते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते। एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा सेट में, दोबारा आएगा तो अब उसको वो सेव ही नहीं करेगा। वो एक एलिमेंट सिर्फ एक बार स्टोर करता है अपने सेट में, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। यूनिक मतलब अ एलिमेंट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड इन अ सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी, अब स्टूडेंट आईडी इज ऑलवेज यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट, सो इन दैट केस आई कैन यूज अ सेट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल सेट कैसे क्रिएट होता है। तूने पढ़ा था कि जो लिस्ट होता है, तो लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होता है, टपल आपका राउंड ब्रैकेट से। तो अब एक ही ब्रैकेट बचा, वो है कर्ली ब्रैकेट। सो आपका सेट कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। बाय द वे डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। इवन डिक्शनरी के लिए ही प्राइमरी ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट, बट सेट भी उसमें यूज कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है मैं बताऊंगा आगे, जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका जो सेट है वो कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैंने एक नया लेक्चर के लिए बना लिए, ये सारी सीट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसका लिंक, ठीक है। तो मान लो लिखता हूँ सेट 1 इज इक्वल टू 2 5 6। तो मैंने ये सेट है, इसमें मैं बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर कर देता हूँ और मैं कुछ इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू 2 बार आ रही है, ये देखो, ठीक है। अब ये आपके पास में एक सेट है जिसमें कि सेम एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है। जैसे कि जो 2 है वो कई बार प्रेजेंट है, 4 भी कई बार प्रेजेंट है, हेलो भी कई बार प्रेजेंट है, ठीक है। पर जब मैं इस सेट को प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ एक बार ही प्रिंट होगा। हेलो एक बार, 2 एक बार, 4 एक बार और साथ में अभिनव भी एक बार। तो आप भले ही मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर दो एक सेट में, जब प्रिंट होता है तो हर एलिमेंट सिर्फ सिंगल टाइम ही प्रिंट होता है, डबल टाइम प्रिंट नहीं हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मतलब स्टोरी सिंगल टाइम होता है, प्रिंट नहीं, स्टोरी सिंगल टाइम होता है। अगर मैं इसका टाइप निकालूं तो ये जो सेट है इसका टाइप ऑब्वियसली टाइप सेट होगा इसका, ठीक है। और इसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हो सिंपली, यू कैन गेट द लेंथ। तो लेंथ इसकी 4 होगी बिकॉज 4 एलिमेंट्स हैं। भले ही आपके ओरिजिनल सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स थे, बट जब वो स्टोर करेगा वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स लेगा, तो फाइनली आपको सिर्फ 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। और एक सेट का यूज केस ही मेन ये होता है। तो मान लो आपके पास एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, और इस लिस्ट में आपके पास बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है। आपका यूज केस ये है कि आपको निकालना है काउंट नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट। तो आपका यूज केस है कि आपको इस लिस्ट में से नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट बताने, कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं ये आपको बताना है। दिस इज योर यूज केस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आपको नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट बताना होता है तो आप सिंपली कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। आप बस इस लिस्ट को एक सेट में कन्वर्ट कर दो। अब जब लिस्ट सेट में कन्वर्ट होगा तो उस सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट स्टोर होंगे, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक बार स्टोर होगा। और अब आप उस लिस्ट का जो सेट का जो लेंथ है वो सिंपली प्रिंट कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि इस लिस्ट में 9 यूनिक एलिमेंट्स थे, मैंने क्योंकि इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहो तो आप उन 9 एलिमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली सेट में हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि कुछ नया एलिमेंट ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे। तो मैं इसी सेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, या इस वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा सेट है, ठीक है। अब सेट में ऐड करने के लिए सबसे पहला फीचर, तो लेंथ आपको पता है, लेंथ आपको सेट की लेंथ निकालनी है। इवन किसी भी डेटा स्ट्रक्चर आपको निकालनी होती है तो पाइथन में एक ही फॉर्मूला है लेंथ, और कोई 10 फॉर्मूला नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आपका ऐड। ऐड क्या करता है, ऐड आपके सेट में न्यू एलिमेंट ऐड करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल आपका सेट ये है, आपको इसमें किसी नए एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लेट्स से डॉट ऐड लेट्स से 100।
तो क्या होगा कि आपके सेट में एक एलिमेंट 100 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो मैं इसमें ट्राई करता हूँ ऐड करना हेलो। अब चीज क्या है कि हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर, और मैं फिर से इस सेट में हेलो ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या लगता है क्या होगा? क्या फिर से ऐड होगा? नहीं। क्या होगा? वो हेलो रहेगा, न्यू हेलो ऐड नहीं होगा, मतलब एक हेलो रहेगा बेसिकली, दैट्स इट। रियलिटी में क्या होता है कि रिप्लेस होता है, वो हम अच्छे से डिक्शनरी में समझेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सेट, ठीक है। अब आपको रिमूव करना है मान लो, तो आपको उसी एलिमेंट को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है डिस्कार्ड, तो आप लिख सकते हो set1 डॉट डिस्कार्ड हेलो। इवन डिस्कार्ड इज इनफ, तो मतलब और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है डिस्कार्ड में कि अगर मान लो आप एक ऐसा की रिमूव कर रहे हो, मान लो आप इसमें रिमूव कर रहे हो हाई, अब हाई तो प्रेजेंट ही नहीं है आपके सेट में, और आप डिस्कार्ड कर रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो, तो जब हाई को रिमूव करोगे तो एक्चुअली में ये सेट आपको एरर देगा। ओ सॉरी, रिमूव के केस में होता है ऐसा, एरर देगा। तो मैंने बोला दो फंक्शंस होते हैं, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक होता है आपका डिस्कार्ड, ठीक है, और एक होता है आपका रिमूव, एक होता है रिमूव। तो दोनों ही फंक्शंस रिमूव करने के काम आते हैं। मान लो मैंने पहले लिखा set1 डॉट डिस्कार्ड हेलो, तो set1 ने क्या किया, उसने हेलो को रिमूव कर दिया, ठीक है। डिस्कार्ड का मतलब है कि आप क्या करो, आप हेलो को रिमूव कर दो। रिमूव कैसे करोगे? आप सिंपली चेक करो हेलो है, अब मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब देखो फाइनल आंसर में आपको हेलो नहीं मिलता है। रिमूव भी सेम काम करता है, जब आप लिखोगे set1 डॉट रिमूव टू, तो वो टू को रिमूव कर देगा। तो फाइनली आपके सेट में हेलो और टू रिमूव हो चुके हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब मान लो आप एक ऐसी की को रिमूव करने का ट्राई कर रहे हो जो सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर आप उसको डिस्कार्ड के थ्रू ट्राई कर रहे हो यूजिंग डिस्कार्ड लेट्स से हाई, अगर आप ऐसे डिस्कार्ड ट्राई कर रहे हो तो डिस्कार्ड आपको कोई एरर नहीं देता है। तो अगर आप डिस्कार्ड करते हो किसी ऐसी की किसी से जो कि सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। बट आप अगर वही चीज रिमूव फंक्शन के साथ करते हो कि आप एक की को रिमूव करने का ट्राई करते हो जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मिलता है एरर। यही डिफरेंस है, यही मेजर डिफरेंस है डिस्कार्ड और रिमूव के बीच में। दोनों रिमूव करने के काम आते हैं, बट रिमूव आपको एरर देता है अगर वो की प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक की प्रेजेंट है कि नहीं ये आप कैसे निकाल सकते हो? तो यार ये आप मेंबर से ऑपरेटर से निकाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख, मान लो ये सेट है, तो आप लिख सकते हो इफ हेलो इन set1, तो इसका मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं क्या हेलो set1 में है, अगर है तो प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। देखो यहां पर हेलो है तो ट्रू मिलेगा, मान लो आप यहां लिखते हो हाई जो कि नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो ये इन के थ्रू आप चेक कर सकते हो क्या एक पर्टिकुलर की सेट में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कार्ड, समझ गए। अब क्लियर आपको पता है, क्लियर बेसिकली आपके एक सेट को क्लियर करने का काम आता है, तो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। तो अगर आप सेट को प्रिंट करोगे यार तो ब्लैंक सेट आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है उस सेट में, ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्सिंग नहीं होती है एज ए टूल। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इस सेट है तो आप चाहो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि इस सेट के जीरो इंडेक्स को प्रिंट करना, इंडेक्सिंग पॉसिबल ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डरिंग ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डरिंग होती ही नहीं है, ठीक है, इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होती है। कॉपी, अब कॉपी भी यार सेम चीज है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका एक set1 है जिसमें आपके पास 3 नंबर थे 1 2 3, आपने एक set2 बनाया जिसको आपने set1 के इक्वल किया। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको लिस्ट में समझा चुका हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो अगर आप set2 में कुछ चेंज करते हो, आप कुछ ऐड करते हो एलिमेंट, तो क्या होगा कि वो जो एलिमेंट है वो set1 में भी होगा और set2 में भी ऐड होगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब आप कोई एक सेट बनाते हो और आप उस सेट को दूसरे सेट में कॉपी करते हो, तो सिर्फ उसकी वैल्यूज कॉपी नहीं होती हैं, उसका रेफरेंस वो पूरा सेट कॉपी हो जाता है। मतलब एक नया सेट नहीं बनता है, उसी सेट को आप एक नया नाम दे देते हो। तो जब आप set2 में कुछ ऐड कर रहे हो तो एक्चुअली में वो set1 भी set2 दोनों सेम ही सेट है, तो वो दोनों के लिए ऐड होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको समझाया था, इसको बोलते हैं डीप कॉपी। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज कॉपी करनी है, इसको हम बोलते हैं सैलो कॉपी, उसके लिए आप डॉट कॉपी फंक्शन यूज कर सकते हो और उसके थ्रू आप, अब यहां पर आप करोगे तो अगर आप set2 में कुछ ऐड करते हो तो set1 में ऐड नहीं हो,
ये होता है आपका शैलो कोटी। ठीक है, तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं सेट ऑपरेशंस। तो हम सेट में कुछ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं सेट के स्पेसिफिक। तो आप लोगों ने मैथ्स में सेट पढ़ा होगा, आई होप क्लास 9th में कुछ होता है। तो मान लेते हैं कि हम दो सेट लेते हैं। मान लो हमारा जो सेट 1 है वो है 1 8 5 2 4। ठीक है, और हमारा सेट 2 है 8 2 9 6। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े थे मैथ्स में, याद है आपको? यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं ये समझते हैं। ठीक है, देखो यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है कि अगर हम दोनों सेट को कंबाइन कर लें तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं वो होता है यूनियन ऑफ सेट, जिसमें कि सारे कॉमन सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने याद होगा हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। वेन डायग्राम याद है? क्या करते थे हम लोग वेन डायग्राम में? तो हम एक सर्कल लेते थे, ये हम एक सर्कल लेते थे, ये यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ मान लो आ गया 1 5 4 और 2 और 8 यहाँ कॉमन में आएंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 8 आपके सेट 2 में भी प्रेजेंट, तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे वो यहाँ पर आते थे, जो बीच में कॉमन एरिया है, बाकी आपके बाकी दोनों से आते थे। तो ये आपका सेट 1 है और ये आपका सेट 2 है। तो अगर आपको दोनों सेट का यूनियन चाहिए होता तो यूनियन आएगा 1 5 4 2 8 9 6, मतलब सारे एलिमेंट्स, उसको हम बोलते थे यूनियन। तो ये काम आप लोग पाइथन में भी कर सकते हो। तो मान लो आपके पास सेम सेट ले लेते हैं, सेट 1 है 1 8 5 2 4। ठीक है, और सेट 2 है 8 2 9 6। सो सेट 2 है 8 2 9 6। अगर आप इसका यूनियन निकालोगे तो यूनियन निकालने दो तरीके होते हैं। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं? एक तरीका होता है कि आप सेट 1 और सेट 2 ले लो। ठीक है, और बीच में ये सिंबल लगा दो। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये सिंबल आपका यूनियन का होता है, पाइप वाला सिंबल, जो आपको दोनों सेट का यूनियन देगा। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स। तो देखो इस सेट में सारे एलिमेंट्स थे 1 2 4 5 6 8 9, वो सारा आपका प्रिंट हो गया। और एक इनबिल्ट मेथड भी होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट यूनियन। तो हम लिख सकते हैं सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2। तो दोनों ही तरीके से आपको दोनों सेट का यूनियन मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया यूनियन। अब एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ही सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल आप देखो तो जो 2 और 8 है वो दोनों सेट का इंटरसेक्शन है। वो कैसे निकाल सकते हो आप? तो उसके लिए भी ईजी है। आप क्या करो, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एंड सिंबल यूज कर सकते हो। तो एंड का मतलब होता है दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स, मतलब उनका इंटरसेक्शन। तो ये आपके दोनों सेट का इंटरसेक्शन आ गया, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो दो ही कॉमन एलिमेंट्स थे 8 और 2, वो आपके यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो अगर मान लो आप डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी हम सब्ट्रैक्शन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो आप सेट 1 माइनस सेट 2 कर रहे हो, उसका फंक्शन भी होता है डॉट डिफरेंस नाम से। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास एक सेट 1 है, ये आपका सेट 1 है, इसमें अगर आप सेट 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो डिफरेंस का मतलब होता है, मान लो अगर आप सेट 1 माइनस सेट 2 कर रहे हो तो सेट 1 के जो एलिमेंट्स है जो सेट 2 में नहीं है वो आता है आंसर, जैसे कि 1 5 4 आएगा। और अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप सेट 2 माइनस सेट 1 करोगे तो फिर सिर्फ 9 और 6 आएगा। तो वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि कॉमन नहीं है उस पर्टिकुलर सेट के। मतलब एक तरीके से सेट 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे सेट 2 को तो कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए, बचे हुए एलिमेंट्स आंसर में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि आपको 1 4 5 मिला क्योंकि वो कॉमन नहीं थे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सेट 2 माइनस सेट 1 करूँ तो फिर सिर्फ आई थिंक 9 और 6, क्या 9 और 6 मिलेंगे, राइट? हाँ, फिर आई थिंक आपको 9 और 6 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिलता है। अब यार एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हो,
उसके लिए सिंबल होता है, पहली बात तो ये पावर वाला सिंबल, ठीक है, ये पावर तो होता नहीं पाइथन में, पाइथन पावर के लिए 2 बार मल्टीप्लाई होता है, तो ये सिंबल आपका सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज होता है इन सेट। इसका फंक्शन भी होता है सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, ठीक है। सो स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ, सिमेट्रिक, हाँ सही है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये होता है वो नंबर्स जो दोनों सेट के वो नंबर्स जो कॉमन नहीं है, वो नंबर जो कॉमन नहीं है, जैसे कि इंटरसेक्शन में क्या था, वो नंबर जो कॉमन है। सिमेट्रिक डिफरेंस वो नंबर जो कॉमन नहीं है। तो एक तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो आपका जो यूनियन है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन भी होता है। तो अगर आप यूनियन में से सारे कॉमन एलिमेंट्स हटा दो 8 और 2, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो आपके सिमेट्रिक डिफरेंस में आएंगे, एज यू कैन सी, ठीक है। तो यार ये आपके सेट ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप सेट में यूज करते हो। ये आप अलग अलग क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड। सो आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो यार ये था आपका सेट, सेट डेटा स्ट्रक्चर। जो मेजर यूज केस है सेट का वो यही होता है यार कि अगर आपको किसी भी एरे में यूनिक एलिमेंट्स को काउंट करना है, स्टोर करना है, कुछ भी ऐसा ऑपरेशन करना है यूनिक एलिमेंट्स के अराउंड, उसके लिए आप सेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यार आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डिक्शनरीज। इसको हम लोग कुछ लैंग्वेजेस में मैप्स भी बोलते हैं या फिर हैश मैप भी बोलते हैं, ठीक है। पाइथन में हमने इसको नाम दे रखा है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों नाम दे रखा है उसका एक रीजन है। देखो डिक्शनरी में क्या होता है, अगर मैं आपको एक डिक्शनरी है तो उसमें क्या होता है, उसमें एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होती है, राइट। मतलब एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। और डिक्शनरी में हर एक वर्ड सिर्फ एक बार होता है। ऐसा होता है कि एक वर्ड के लिए 10 बार लिखा हो, पर ऐसा हो सकता है क्योंकि एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकती है, बट वो एक ही ब्लॉक के अंदर लिखा होता है कि भाई मान लो एक वर्ड है कुछ, तो उसकी कई सारी मीनिंग है, पर जो वर्ड होता है वो एक ही बार लिखा होता है। ऐसा नहीं कि नहीं एक वर्ड 100 बार लिखा हो, ऐसा नहीं हो सकता डिक्शनरी में, राइट। सेम ये डिक्शनरी होती है, एग्जैक्टली सेम। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आप सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। बट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, वो एक की और वैल्यू का पेयर होता है। तो डिक्शनरी का हर एक एलिमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। सो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम सिमिलर टू लिस्ट एंड टपल, जैसा लिस्ट और टपल था, बट एक चीज डिफरेंट है कि इसमें आप की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हो। और जो की वैल्यू पेयर होता है उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज, जो आपकी की है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनकी सेम की हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू कांट हैव टू एलिमेंट्स विद द सेम की, जस्ट लाइक आपने सेट में करा था। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेट होता है वो भी एक तरीके की डिक्शनरी होती है जिसमें कि वैल्यू नहीं सिर्फ की होता है, ठीक है। तो पहले डिक्शनरी समझते हैं। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी डेटा से होता है जिसमें कि हम लोग कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करते हैं, जिसमें हर एक आइटम में एक की होती है, एक वैल्यू होती है। की हमेशा यूनिक होती है। और एक और चीज, जो की होती है वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, इवन टपल भी हो सकता है। तो मेजर है, इन जनरल बोल सकता हूँ कि जो की है वो किसी भी नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर से बन सकती है। जैसे कि नंबर, अब एक नंबर अगर इंट है तो वो नॉन म्यूटेबल होता है, ठीक है। या अगर हम बात करें स्ट्रिंग, या अगर हम बात करें टपल, जो की है आपके एक स्पेसिफिक आपके डिक्शनरी की, वो किसी भी नॉन इम्यूटेबल डेटा टाइप से बन सकती है। हाँ, एक लिस्ट की नहीं बन सकता है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब बात आती है डिक्शनरी बनाते कैसे। तो डिक्शनरी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। इवन ओरिजिनल यूज केस कर्ली ब्रेसेस का डिक्शनरी ही होता है। अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम एक वेरिएबल बनाता हूँ विद अ ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस और मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ कि भाई इसका टाइप क्या है, तो आप देखोगे कि ये आपको डिक्शनरी देगा, क्योंकि एक ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी ही होता है। हाँ, जब आप उसके अंदर कुछ सिंगल वैल्यूज प्रिंट करते हो या पुट करते हो तो सिंगल वैल्यूज का मतलब है कि वो सेट है, फिर वो उसको अपने आप सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अगर आप एक ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस लेते हो तो वो डिक्शनरी होता है। हाँ, अगर आपको एक ब्लैंक सेट चाहिए तो आप उसको फिर सेट में कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से, तो फिर वो सेट बनेगा, ठीक है। तो अब बात ही अभिनव, अगर हम लोग सेट को भी कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं तो डिक्शनरी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो मैंने बोला ना कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं। तो डिक्शनरी को लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ dict1 is equal to 1 colon अभिनव,
कॉमा हेलो कोलन 100 कॉमा सम डेसिमल कोलन हाय कॉमा ठीक है, उसके बाद कॉमा की कोलन ट्रू। इस तरीके से आप एक डिक्शनरी में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जब भी एक डिक्शनरी में जब भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोलन के साथ वैल्यूज ऐड होती हैं, की कोलन वैल्यू, तो वो एक डिक्शनरी माना जाता है। दिस इज अ डिक्शनरी, दिस इज अ डिक्शनरी। आप इसकी टाइप चेक कर सकते हो और आप इसका लेंथ भी चेक कर सकते हो। तो एक डिक्शनरी है जिसमें की कई सारी की वैल्यू पेयर है। पहला एलिमेंट इस डिक्शनरी का 1 कॉमा अभिनव, मतलब की है 1, वैल्यू है अभिनव, फिर हेलो कॉमा 100, 10.21 कॉमा हाई। हाँ, मैंने को बताया था ना कि आप एक डिक्शनरी में सिर्फ नॉन म्यूटेबल की हो सकती है। मान लो अगर मैं यहाँ पे डालूं कि एक मैं लिस्ट को की बनाना चाहूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ये देखिए, तो वो बोल रहा है अनहैशेबल टाइप। अब ये अनहैशेबल क्या है, वो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हैशिंग। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। तो वो बोल रहा है अनहैशेबल टाइप, हम इसको की नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ, पर एक टपल को अगर मैं टपल कर दूं इसको, तो टपल को बना सकते हैं। तो जितने भी नॉन म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम की बना सकते हैं, पर म्यूटेबल को नहीं बना सकते, क्योंकि की जो है वो एडिटेबल नहीं होनी चाहिए, वो म्यूटेबल नहीं होनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब हम कुछ ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर। तो पहली बात, तो मान लो अगर आपको आपकी डिक्शनरी के एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप उसको उसकी की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ लिखा कि आई वांटेड टू प्रिंट डिक्शनरी ऑफ 1, तो डिक्शनरी 1 जब मैं प्रिंट करूंगा तो अभिनव प्रिंट होगा, बिकॉज 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अभिनव है। मान लो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो, तो 100 प्रिंट होगा, बिकॉज हेलो के करस्पॉन्डिंग 100। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस डिक्शनरी में होते हैं, समझते हैं क्या क्या। अच्छा, बाय द वे वन मोर थिंग, जो डिक्शनरी होती है वो ऑर्डर्ड होती है। तो आप देखोगे डिक्शनरी में हमने जिस ऑर्डर में नंबर डाले हैं ना, उसी ऑर्डर में स्टोर होते हैं। तो जो प्रीवियस वर्जन था पाइथन का, उसमें डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड होती थी, ऑर्डरिंग गारंटीड नहीं था कि जिस ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में रहेगा। बट फ्रॉम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, आई थिंक 3 पॉइंट कुछ से, हमारी डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड हो गई है। इसमें हम लोग जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को पुट करते हैं उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये देखो आप, सेम ऑर्डर में, राइट, कूल। तो कुछ हम लोग ऑपरेशन समझते हैं डिक्शनरी में। सबसे पहला लेंथ निकालना हमें पता है। ठीक है, अब पहले समझते हैं हम लोग डिक्शनरी में किसी भी नए की को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास एक डिक्शनरी है जिसमें कि मैं बहुत सारे बच्चों के रोल नंबर के साथ उनका नेम सेव कर रहा हूँ। मान लो मैंने बोला रोल नंबर 1 है अभिनव, ठीक है, रोल नंबर 2 है अमन, उसके बाद में रोल नंबर 3 है राहुल, रोल नंबर 4 है यस। ठीक है, इस तरीके से आपने 4 बच्चों को रोल नंबर ऐड कर दिए, आप उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसमें मैं 2 और बंदे ऐड करूं, कि मैं रोल नंबर 5 ऐड करूं और 5 वाले बंदे का नाम भी मान लो यस है। तो क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा था ना कि की यूनिक होती है, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते। तो मैं अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिक्शनरी 5 इज इक्वल टू यस। तो अब जब मैं लिखूंगा डिक्शनरी 5 इज इक्वल टू, तो डिक्शनरी क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा क्या 5 प्रेजेंट है। अगर 5 प्रेजेंट है तो 5 की वैल्यू को अपडेट कर दे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे 5 यस ऐड कर दे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू अभी, तो क्या होगा? तो क्या यहाँ पे 2 अभी भी ऐड हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि की 2 के लिए ऑलरेडी अमन था, तो एक नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा। जो ये अमन था यही अपडेट होके अभी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 अभी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 2 अमन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, चलो उसके बाद एक और तरीका है जिससे आप एक डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। तो एक तरीका है अपडेट फंक्शन। तो मान लो आपको कई सारी वैल्यूज को एक साथ अपडेट करना है, तो आप एक अपडेट फंक्शन में अंदर एक डिक्शनरी दे सकते हो। तो अपडेट फंक्शन उन सारी डिक्शनरीज की वैल्यू को अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप मानते हो कि भाई 1 जो है वो हो जाए अभिषेक, और आप चाहते हो कि एक नया एलिमेंट ऐड हो जाए 10 युवराज। तो आप इसको रन करोगे तो आप देखो
कि 1 हो जाएगा अभिषेक और एक 10 कॉमा युवराज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यार एक और तरीका भी होता है डिक्शनरी को क्रिएट करने का। तो अगर आप चाहो तो डिक्शनरी को आप इस तरीके भी क्रिएट कर सकते हो कि 1 इज इक्वल टू अभिनव, देन 2 इज इक्वल टू अमन, और यहाँ पे आप डिक्शनरी लिख सकते हो। तो क्या करेगा वो इन सारे वेरिएबल्स को, सॉरी ये मैंने स्ट्रिंग बना दिया, सो बेसिकली ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया। तो मान लो अभिनव इज इक्वल टू 1, अमन इज इक्वल टू, तो अगर आपके पास कुछ वेरिएबल्स हैं और आप चाहते हो जैसे एक वेरिएबल अभिनव इज इक्वल टू 1, फिर एक वेरिएबल अभिनव इज इक्वल टू 2, तो आप उनको भी एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द डिक्शनरी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। बाकी मेनली हमको यहाँ पे अपडेट फंक्शन पढ़ना था कि हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके अंदर लोग पॉप भी कर सकते हैं। पॉप मतलब कि आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमारी अगर ये वाली थी, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से आई वांट कि जो की 2 है वो रिमूव हो जाए, पॉप हो जाए, तो मैं लिख सकता हूँ डिक्शनरी 1 डॉट पॉप 2। तो जो की 2 है वो आप देखो यहाँ से पॉप हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। पॉप करने का एक और तरीका है डेल, तो जो डेल डिक्शनरी 1 1, तो जो 1 वाला है वो भी पॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दो तरीके, आइदर यू कैन यूज पॉप और यू कैन यूज डेल डिक्ट 1, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप अपने गिवन डिक्शनरी से चीजों को पॉप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ आप की दोगे, देखो जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो की के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉप 2 दे रहे हो, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू होगी मान लो जिसकी वैल्यू 2 है, तो वो रिमूव नहीं होगा, जिसकी की 2 है वही रिमूव होगा, ठीक है। बाय द वे अगर आपको एक स्पेसिफिक की वैल्यू एक्सेस करनी होती है, तो उसका एक तरीका तो होता है कि आप सिंपली लिख दो डिक्शनरी ऑफ 1। तो यहाँ पर आप देखो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमने पहले उसको डिलीट कर दिया, 3 को एक्सेस करते हैं, है ना। और एक तरीका और भी होता है कि आप इसमें गेट फंक्शन यूज कर सकते हो, डिक्शनरी 1 डॉट गेट 3। तो ये भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप गेट कर सकते हो, ठीक है। अब जस्ट लाइक हमने कॉपी पढ़ा था प्रीवियस में, ठीक है, सेट में, सेट के केस में सेम चीज है डिक्शनरी में भी होती है। अगर हम नॉर्मल कॉपी करेंगे दो डिक्शनरी को कि ये एक डिक्शनरी है और हम एक नई डिक्शनरी बना रहे हैं सिंपल कॉपी करके, तो अगर हम किसी भी एक डिक्शनरी में चेंज करेंगे तो दूसरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा मोस्टली सारे म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर में होता है। टपल में नहीं था बिकॉज वो नॉन म्यूटेबल था, उसमें आप डेट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं मान लो डिक्शनरी 1 2 में कुछ चेंज करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ, तो वो चेंज डिक्शनरी 1 में भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ना हो वो एक सेपरेट डिक्शनरी बने, तो आप सैलो कॉपी कर सकते हो, आप सिर्फ उसकी वैल्यूज को कॉपी कर सकते हो। तो ये पॉइंट है, ठीक है। बाकी क्लियर भी आपको पता होगा, अगर आप चाहो तो आप अपनी डिक्शनरी को क्लियर कर सकते हो, सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वन थिंग, ठीक है। तो ये दोनों ही फंक्शन बहुत बेसिक थे। अब यार ये 3 फंक्शंस आपके डिक्शनरी के लिए स्पेसिफिक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। पहला फंक्शन है कीज। तो मान लो अगर आपके पास ये डिक्शनरी दे रखी है और समहाउ आपको डिक्शनरी की सिर्फ कीज चाहिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक, सिर्फ आपको की प्रिंट करना है, ठीक है, या आपको डिक्शनरी में आइट्रेट करना है। तो अगर आप नॉर्मली आइट्रेट करोगे तो आपको फिर की कॉमा वैल्यू दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी, बिकॉज एक डिक्शनरी में दोनों चीजें होती हैं, और फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हो। बेसिकली डॉट आइटम्स, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, मैंने लिखा नहीं। तो होता क्या है कि अगर आप डिक्शनरी में आइट्रेट कर रहे हो तो हर डिक्शनरी में 2 चीजें होती हैं, राइट। तो आप सिंपली आइट्रेट नहीं कर सकते हो लाइक दिस। तो अगर आपको आइट्रेट करना है तो उसके 3 फंक्शन होते हैं। या तो आप डॉट आइटम्स लिख सकते हो, अगर आप डॉट आइटम लिखते हो तो आपकी डिक्शनरी आपको बेसिकली एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स, जिसमें कि हर एलिमेंट में 2 चीजें होती है, की और वैल्यू। तो आप इस तरीके से उसको प्रिंट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप सिर्फ कीज को भी प्रिंट कर सकते हो यूजिंग द कीज वाला फंक्शन। इसमें आप अपने डिक्शनरी की सारी कीज को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, सारी कीज को प्रिंट कर सकते हो। और आप की मिल गया है तो आप करस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी प्रिंट कर ही सकते हो। और अगर आप चाहो तो अपनी डिक्शनरी की सारी
वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हो विद द वैल्यू फंक्शन। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप अपनी डिक्शनरी की आइटम्स को, दोनों चीजों को भी, कीज को सेपरेट, वैल्यूज को सेपरेट भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 3 फंक्शंस थे टू एक्सेस अ डिक्शनरी बेसिकली। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ने से पहले यार एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं, एक बहुत अच्छा यूज केस डिक्शनरी का जो हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे आगे के वीडियोस में, सॉरी आगे के कोई प्रॉब्लम्स में। वो होता है कि हम लोग डिक्शनरी का सबसे मेजर यूज करते हैं किसी भी एरे की या किसी भी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। क्या करने के लिए? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए मोर स्पेसिफिकली, तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट दे रखी है, या हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो जो लिस्ट है वो आपकी कुछ इस तरीके से दे रखी है, 3 है, 1 है, इस तरीके से दे रखी है। अब इसमें आप देखो कि आपके जो एक एलिमेंट है वो कई बार प्रेजेंट है, मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें नेम्स लेता हूँ। ठीक है, अब ये आपकी वो लिस्ट है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि इसमें, इस लिस्ट में हर एक बंदे का नाम कितनी बार आया है। ठीक, तो ये आपकी लिस्ट है और आपको हर एक पर्सन की इसमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी कि भाई देखो अभिनव 3 बार आया है, यस 2 बार आया है, अमन 2 बार आया है, राहुल 1 बार आया है। तब कैसे निकाल सकते हो? बहुत ईजी है। तब क्या करो, आप इस लिस्ट में ट्रैवर्स करो। ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी बना लो। फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी बना लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं डिक्शनरी बना देता हूँ। मैं डिक्शनरी को मोस्टली एक लाइक कंटेनर रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी बन गई। अब पहले एलिमेंट पे आए। ठीक है, अब जब आप एक ऐसे एलिमेंट पे आओगे जो कि करेंटली डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करो, आप उसको डिक्शनरी में इंसर्ट कर दो एज अ की विद द वैल्यू 1। इसका मतलब है कि जो अभिनव था वो अभी तक डिक्शनरी में नहीं था एज अ की। अब मैंने उसको ऐड कर दिया विद द वैल्यू 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आइट्रेट करो सारे नेम्स में। तो अगर कोई भी नेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है, अगर एक नाम फ्रीक्वेंसी में, नॉट इन फ्रीक्वेंसी मतलब इस नेम की कोई भी की फ्रीक्वेंसी में नहीं, मान लो अभिनव, तो क्या करो, आप एक की बना दो और उसकी वैल्यू कर दो 1। तो मैंने क्या किया, मैंने अभिनव डाल दिया, उसकी वैल्यू कर दी 1। अब दोबारा अमन आया तो मैंने अमन को इंसर्ट कर दिया विद द वैल्यू 1। अब फिर से अभिनव आ गया। अब अगर कोई एलिमेंट दोबारा आता है, एल्स केस कि भाई जो नेम है वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, तो हम जो उसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की उसको एक बढ़ा देंगे। तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ नेम प्लस इज इक्वल टू 1। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देंगे, तो हम बोल देंगे इसको कर दो 2। बात समझ में आई? अब मान लो यहाँ पर आ गया यस, तो यस फिर से नया है, अभी तक नहीं था, तो हम कॉमा 1 कर देंगे। अब आ गया अमन, अमन है, उसकी बढ़ा दो फ्रीक्वेंसी। अब राहुल आ गया, राहुल नहीं था, तो राहुल के लिए कर दो 1। अभिनव फिर से आ गया, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। यस फिर से आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो इस तरीके से फाइनली आपकी, आपके जो डिक्शनरी है उसमें हर एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी। अभिनव 3 टाइम्स, अमन 2 टाइम्स, राहुल 2 टाइम्स, यस 2 टाइम्स, राहुल 1 टाइम। इस तरीके से आप एक गिवन लिस्ट की, इवन आप एक स्ट्रिंग के लिए, मान लो आपको एक स्ट्रिंग रखी है। ठीक है, मान लो स्ट्रिंग है फिजिक्स वाला स्किल्स। अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है, कि P कितनी बार आ रहा है, W कितनी बार आ रहा है, L कितनी बार आ रहा है। तो क्या करोगे, सेम चीज मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इस लिस्ट की जगह मैं S लगा दूंगा, बस दैट्स इट, और रन करो। तो अब देखो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि P 1 बार है, H 2 बार है, Y 1 बार है, S 4 बार है, I 2 बार, C 1 बार, इवन स्पेस भी काउंट कर रहा है, तो बोल रहा है स्पेस 2 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये था। बाय द वे अगर आप चाहो तो आप इस चीज को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो
तो होता क्या है कि देखो हमने ये चीज क्यों किया, अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी अपडेट कर सकते थे वैल्यू हर बार, बट अगर आपका कोई भी एलिमेंट पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम उसके लिए वैल्यू 1 रखते हैं, पहली बार अगर आया है, और अगर पहले से प्रेजेंट है तो हम उसको +1 कर देते हैं, ठीक है। ये है। इसको करने का थोड़ा और कॉम्पैक्ट वे भी एक फंक्शन होता है गेट और डिफॉल्ट, ये पहली क्लास में मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वो आप ट्राई कर सकते हो वो फंक्शन चेक करने का, टेक इट एज असाइनमेंट, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपका एक काफी अच्छा एप्लीकेशन था फ्रीक्वेंसी का, डिक्शनरी का, जिसको हम लोग आज के कई सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने वाले हैं। डोंट वरी, हम इन सबका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको बेटर क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ये था आपका डिक्शनरी, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब यार आते हैं हैशिंग पे, हैशिंग होता क्या है। देखो पहले मैं समझता हूँ कि पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो डिक्शनरी वैसे काम कैसे करता है। देखो होता क्या है कि डिक्शनरी में आप जब भी मान लो आप एक डिक्शनरी बना रहे हो, ठीक है। अब उस डिक्शनरी में क्या होता है कि आपके पास की और वैल्यू स्टोर होती है, एक की स्टोर होती है, ठीक है, ये हो गया, एक की स्टोर होती है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अब अच्छी बात है डिक्शनरी की कि आप कभी भी किसी भी की को कॉल करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जब मैं कॉल कर रहा हूँ डिक्शनरी ऑफ 3, तो जो उसकी वैल्यू है राहुल डायरेक्टली प्रिंट हो रही है, मतलब इतना इजिली एक्सेस आप कर पा रहे हो। तो एक्चुअली में होता है क्या यार कि ये सारा कॉन्सेप्ट हैशिंग का होता है। तो जब हम एक की और वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपके मैप को, तो एक हैश फंक्शन नाम की चीज होती है। देखो ये सारी इन डेप्थ चीजें हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाना है, मैं थोड़ा बताता हूँ। एक हैश फंक्शन होता है, हैश फंक्शन क्या करता है, हैश फंक्शन, और ये होती है आपकी हैश टेबल। तो ये आपको बता रहा हूँ इंटरनली कैसे डिक्शनरी के अंदर चीजें स्टोर होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी एक हैश फंक्शन होता है। अब हैश फंक्शन का काम क्या होता है, वो आपकी जो की है, आपकी जो की है उसको किसी फंक्शन के थ्रू एक यूनिक नंबर में कन्वर्ट करता है, और वो यूनिक नंबर इस हैश टेबल की एक इंडेक्स होती है। तो मान लो अगर ये हैश टेबल 6 साइज की है, तो वो उस की को 0 से लेके 5 तक की किसी यूनिक नंबर में कन्वर्ट करेगा। पर फिर आप सिर्फ 6 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। मान लो आपको 1 लाख एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो इसकी लेंथ 1 लाख हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपको एक यूनिक इंडेक्स देता है। अब क्या होता है कि जो यूनिक इंडेक्स आती है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी की और वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाती है, ठीक है। और जब आप एक्सेस करने भी जाते हो तो भी सेम होता है। अगर मान लो आपको एक की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस करनी तो भी सेम होता है। आप एक की देते हो, वो हैश फंक्शन के थ्रू एक यूनिक इंडेक्स में कन्वर्ट होती है और उसके लिए स्टोर हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे इंटरनल चीजें होती हैं, हैशिंग कोलिजन्स होते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो की को सेम इंडेक्स मिल जाए, तो क्या होगा, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारा टॉपिक डीएसए है, ये हम लोग बहुत फिर इंडेप्थ में चले जाएंगे हैशिंग के, ठीक है। पर ऐसा होता है, इसे हम लोग हैशिंग बोलते हैं। तो जो हम लोग सेट्स और डिक्शनरी पढ़ाना, सेट्स और डिक्शनरी दोनों ही हैशिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। इवन डिक्शनरी मेन चीज है, जो सेट होता है ना, वो डिक्शनरी का एक पार्ट होता है, जहां हम लोग वैल्यू नहीं ले रहे होते, सब की ले रहे होते हैं, ठीक है। तो हैशिंग का मतलब ये होता है, हैशिंग एक टेक्निक होती है जिससे कि हम लोग डेटा को बहुत इजीली स्टोर और एफिशिएंटली रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो अब देखो ना कि हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं कि भाई 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में, कांस्टेंट टाइम में। तो वो चीज हैशिंग के थ्रू होती है, दैट अलाउज अस क्विक एक्सेस, ठीक है। और इसीलिए मैशिंग का यूज बहुत ज्यादा करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। तो अब फाइनली हमने बेसिक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई सेट क्या होता है, सेट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, हैशिंग क्या होता है। अब आते हैं फाइनली आज के प्रॉब्लम्स पे। आज जो हमने पढ़ा सेट डिक्शनरी, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका नाम है टू सम, ठीक है। इस प्रॉब्लम के दो वर्जन है जो कि हम सॉल्व करेंगे आज। एक वर्जन आपका सेट के थ्रू या मैप या हैशिंग के थ्रू होता है इन जनरल। दूसरा वर्जन जो आपका है वो बिना मैप के भी हो सकता है। तो हम दोनों वर्जन को सॉल्व करेंगे। देखो पहला वर्जन क्या है, प्रॉब्लम बहुत बेसिक है, मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में आपसे बोला जा रहा है, प्रॉब्लम का नाम है पहले तो टू सम, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आपके पास एक एरे दे रखी हुई है और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसे कि 5 है, मान लो 1 है, 8 है, 3 है, 6 है, 4 है, 9, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं
और आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक टारगेट दे रखा है, यू आर गिवन विद अ टारगेट। अब आपको इस एरे में पता करना है कि क्या कोई ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम आपके गिवन टारगेट के इक्वल हो। मान लो आपका टारगेट है 12, ठीक है, तो आप बताइए क्या इस एरे में दो ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिनका सम आपकी टारगेट के इक्वल हो। तो आप बोलोगे यह सब मेरा बिल्कुल है, और एक नहीं बहुत सारे। तो आप देखो 8 और 4 का सम भी 12 होता है, 3 और 9 का सम भी 12 होता है। वैसे बहुत सारे पेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स जिनका सम 12 के इक्वल है। पर आपको किसी भी एक को रिटर्न करना है, किसी भी एक को। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर माइट बी मच सॉल्यूशन, यू हैव टू रिटर्न एनी ऑफ देम। और अच्छा बाय द वे बोल रहे हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सो इनके हिसाब से एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर एक ही है तो कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर 3 की जगह 2 कर दूं तो अब 9 प्लस 2 वाला सोल्यूशन हट जाएगा, तो एक ही बचेगा, ठीक है, 8 प्लस 4 वाला जिसका टारगेट 12 है, ठीक है। अब निकालोगे कैसे, तो आपको उन दोनों नंबर्स की इंडेक्स प्रिंट करनी है कि वो कौन से दो नंबर्स है जिनका सम आपके गिवन टारगेट के इक्वल है और हमेशा पॉसिबल होगा। एक ना एक नंबर तो हमेशा होगा, एक ना एक पेयर जिसका सम गिवन टारगेट के इक्वल है। कैसे, हाउ कैन यू फाइंड, ठीक है। तो यार इस प्रॉब्लम को हम एक लॉजिक से सॉल्व करेंगे। अब मान लो आपका करंट नंबर है 20, ठीक है, सॉरी करंट नंबर मान लो 7, ठीक है, और आपको सम चाहिए 12। तो अगर करंट नंबर 7 है, आपको सम चाहिए 12, तो कौन सा नंबर आपको और चाहिए 7 के अलावा। तो आप बोलोगे अभिनव 12 माइनस 7 5 और चाहिए। तो अगर आपको पता हो कि क्या इस एरे में कहीं 5 प्रेजेंट है, तो आप सिंपली बता सकते हो, राइट। तो कैसे करें इस प्रॉब्लम को, मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो इस प्रॉब्लम में एक मैप ले लेंगे, ठीक है, हम एक मैप ले लेंगे। और मतलब जब मैं बोलूँ मैप तो समझ लेना मैं डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में उसको मैप बोलते हैं, तो मोस्टली मेरे को भी मैप की आदत है, बट हम बात करें डिक्शनरी की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी ले लूंगा, मैप मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आइट्रेट करेंगे इस एरे में, ठीक है। अब देखो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट है 12, हमें चाहिए सम 12। करेंटली हमारा सम क्या है, करेंटली हमारा सम है 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं साथ साथ कोड भी करता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ों की विजिबिलिटी रहे, ठीक है। जावा कैसे आ गया भाई, पाइथन पे करना है ना। तो ये लिस्ट है हमारी, ठीक है। तो लिस्ट का लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द लिस्ट, और एक हम ले लेते हैं मैप। तो मैप एक फंक्शन का नाम होता है बाय द वे। तो हम डिक्शनरी ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम आइट्रेट करते हैं हमारे लिस्ट में, ठीक है। अब मान लो हम अभी ith इंडेक्स में, ये हमारा इंडेक्स i है। अब अगर हम ith इंडेक्स में हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम टारगेट के इक्वल है, अभी हम है i वाले नंबर पे, तो कौन सा नंबर रिमेनिंग है वो निकालेंगे पहले। तो मान लो अभी अगर हम i वाले नंबर पे हैं, टारगेट हमारा 12 है, तो 12 माइनस 5 इज 7 व्हाट वी नीड। तो हम यहाँ निकालेंगे जो रिमेनिंग नंबर है, सॉरी जो रिमेनिंग नंबर है वो होगा आपका टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। मतलब हमें चाहिए टारगेट, हमारे पास अभी है नम्स ऑफ आई, तो क्या बचा, बचा जो रिमाइंडर है। अब हमें ये फाइंड करना है जो रिमेनिंग नंबर है क्या वो कहीं प्रेजेंट है आपकी लिस्ट में। और ऐसा नहीं कि हम पूरी लिस्ट को करेंगे, हमें पूरी लिस्ट पता ही नहीं है। हम जहां इंडेक्स नंबर आई तक आए हैं, क्या आई इंडेक्स तक कोई ऐसा नंबर प्रेजेंट था। अब देखो अगर हम 7 पे हैं, टारगेट 12 है, तो हमारा रिमाइंडर आएगा, रिमेनिंग आएगा 7। तो बताओ क्या 7 कहीं प्रेजेंट है लिस्ट में, नहीं, नहीं प्रेजेंट है ना। तो आप क्या करोगे, आप अगला इटरेशन मूव कर दोगे। बट आप क्या करोगे, आप इस 5 को इस मैप में स्टोर कर लोगे, ताकि अगर बाद में कहीं किसी को 5 की नीड हो तो हमें पता हो कि भाई 5 हमारा प्रेजेंट था। तो हम इस 5 को उसकी इंडेक्स के साथ में इंडेक्स भी रखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में इंडेक्स प्रिंट करनी, याद है, मैप में इंसर्ट कर। हम लिख देंगे यहाँ पर कि अगर, पहली बात तो अगर प्रेजेंट है डिक्शनरी में रिमाइंडर, तो क्या होगा वो बात की बात है। बट अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर अपनी डिक्शनरी में रिमाइंडर को सॉरी इस नंबर को ऐड कर देंगे विथ द इंडेक्स आई, कि भाई आई इंडेक्स पे ये नंबर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब मान लो हम यहाँ पर आए, अब जब 1 पे आए तो रिमेनिंग होगा 11, 11 भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम 1 का हम इंसर्ट कर लेंगे। अब आए 8, अब देखो तो हम 8 पे आएंगे तो आपका रिमाइंडर रहेगा 4।
अब बताओ क्या 4 प्रेजेंट है आपके एरे में? तो आप बोलोगे मैडम हाँ यार 4 तो प्रेजेंट है, पर मैंने क्या बोला आपको, आई के आगे के नंबर तो पता ही नहीं है, अभी तो आप आई तक आए, आप क्या आई के पीछे कहीं 4 प्रेजेंट है? नहीं, नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो हम बोलेंगे नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो हम इस 8 को भी यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, अब 2 आया, 2 के लिए चाहिए 10, 10 भी पॉसिबल नहीं है तो हमने 2 को इंसर्ट कर लिया, और आगे बढ़े, अब आया 6, 6 के लिए चाहिए एक और 6, क्या एक और 6 है? नहीं है, कहीं भी तो नहीं है, मैप में चेक करो, बेसिकली जो नंबर्स पीछे प्रेजेंट है वो सारे मैप में प्रेजेंट है, मैप में 6 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को ऐड कर लो, आगे बढ़ो। अब आया 4, अब जब 4 आएगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिमाइंडर डिक्शनरी में प्रेजेंट है, और यस आप देखोगे ये डिक्शनरी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 2,5। कैसे 2? तो आप रिमाइंडर की वैल्यू निकालो डिक्शनरी से, तो रिमाइंडर की वैल्यू डिक्शनरी में थी 2, मतलब कि वो 8 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे 8 प्रेजेंट था, तो यहां से आपने निकाला 2, करंट नंबर आपका है 5 पे, इसका मतलब कि 2,5 आपका आंसर है। 2 और 5 इंडेक्स पे वो नंबर प्रेजेंट है जिनका सम टारगेट के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आप फाइनली रिटर्न कर दोगे डिक्शनरी ऑफ रिमाइंडर, कि जो रिमाइंडर है वो प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, और करंट इंडेक्स, वो आप फाइनली रिटर्न कर दोगे, एंड दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, यू कैन सी, एंड नाउ यू कैन सबमिट, राइट। तो यार इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हम एक नंबर पे हैं, हमें एक टारगेट चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि भाई अगर मुझे टारगेट चाहिए तो कितना रिमेनिंग है, अगर वो रिमेनिंग पहले कहीं प्रेजेंट था मतलब हमें 2 नंबर मिल गए, नहीं प्रेजेंट था तो आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब यार इस प्रॉब्लम का एक सेकंड वर्जन है, ये सेकंड वर्जन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड वर्जन में क्या है यार कि आपको सेम चीज करनी है, आपको 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम एक गिवन नंबर के इक्वल हो, बट यहां पर जो आपकी एरे है वो हमेशा सॉर्टेड होगी, आपकी एरे हमेशा सॉर्टेड दे रखी होगी। अब अगर एरे सॉर्टेड है तो एक हम इसको तो स्टिल हम इसको पिछले वाले सॉल्यूशन से कर सकते हैं। अगर मैं पिछले वाले कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूं तो इसके लिए भी वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी चल जाएगा, बट यहाँ पर आपकी एरे सॉर्टेड दे रखी है। अच्छा यहाँ पे नाम नंबर्स है क्या, नम्स कर देते हैं, वेरिएबल का नाम अलग था बेसिकली, ठीक है। अच्छा बाय द वे एक और चेंज है कि यहाँ पर आपको जो इंडेक्सेस है वो 1 बेस्ड प्रिंट करनी है, तो हमारा जो भी इंडेक्सेस में हम +1 कर देंगे, ऐसा और था इस वाले प्रॉब्लम में, आपकी इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है तो इंडेक्सेस में आप +1 कर दो, इतना चेंज है। तो आप देखो पिछले वाले कोड के लिए भी अलग क्वेश्चन चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट यार बात ये कि हम इसको क्यों हम यहाँ पे डिक्शनरी करें, इतना सारा मेमोरी यूज करें, डिक्शनरी बनाएं और ये सब चीजें करें, जब हमारे पास बेटर सॉल्यूशन है। यस अगर आपकी एरे सॉर्टेड है तो हम इस प्रॉब्लम को एक बेटर वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो तरीका, लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम क्या कर सकते हैं यार, मान लो आपके पास एरे कुछ इस तरीके से दे रखी है, सॉर्टेड है ना, मान लो कुछ इस तरीके से 2 है, 3 है, 8 है, 11 है, 20 है, 35 है, 52 है, ठीक है, ये आपकी एरे है, और आपको एक टारगेट एलिमेंट दे रखा है। सो फॉर एग्जांपल जो टारगेट एलिमेंट है वो है 23, तो आपको अब 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम 23 के इक्वल है, वो 2 नंबर को पता है कौन कौन से, एक ये है एक ये, ठीक है। आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, आप यहाँ पर 2 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज करोगे, तो आप एक पॉइंटर लोगे लेफ्ट पॉइंटर जो कि सबसे पहले इंडेक्स पे होगा, एक आप लोगे राइट पॉइंटर जो कि लास्ट इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट पॉइंटर लोगे जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, और राइट लोगे जो कि लास्ट इंडेक्स पे होगा, मतलब लेंथ -1 पे होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे टारगेट के साथ में, ठीक है। हम लूप चलाएंगे while लेफ्ट इज लेस देन राइट, लूप चलाएंगे, और जो लेफ्ट और राइट का सम है उसको हम स्टोर करेंगे, तो हम बोलेंगे सम ऑफ नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसका और इसका सम निकाला, सम क्या आएगा, सम अभी हमारा आ रहा है 54। अब देखो अगर हमारा सम आपके टारगेट के इक्वल है, इसका मतलब आपको आंसर मिल गया कि भाई लेफ्ट और राइट 2 इंडेक्सेस है जिनका सम टारगेट के इक्वल है।
तो अगर आपका सम बाय एनी चांस, बाय द वे सम एक फंक्शन भी होता है तो आप सम 1 लिख लो, ठीक है। अगर सम टोटल के टारगेट के इक्वल है जो आप चाहते हो, सो इफ योर सम इज इक्वल टू योर टारगेट दैट यू वांट, तो आप सिंपली लेफ्ट और राइट को रिटर्न कर सकते हो, एंड बिकॉज दे आर वांटिंग वन बेस्ड इंडेक्सिंग तो आप +1 भी कर सकते हो, इतना बस चेंज है, बिकॉज उनको आंसर ही ऐसा चाहिए, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर मान लो इस केस में क्या है, इस केस में आपका जो सम है वो बड़ा है टारगेट से, देखो आपका सम है 54 और टारगेट है आपका 23, तो सम टारगेट से बड़ा है। तो जब सम टारगेट से बड़ा होता है तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो सम है वो टारगेट तो वो थोड़ा छोटा हो जाए। अब बताओ क्या करना चाहिए, क्या हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएं या फिर हम टारगेट को पीछे राइट को पीछे करें सम को कम करने के लिए। तो अगर सम टारगेट से बड़ा होता है तो हम राइट को पीछे करते हैं, राइट हम यहाँ पर लेंगे, राइट माइनस माइनस किया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम राइट को -1 कर देंगे क्योंकि जो सम था टारगेट से बड़ा था। अब बताओ सम क्या है, अब आपका सम हो गया है 37, अभी भी सम टारगेट से बड़ा है, फिर से आप राइट को पीछे करो, ये आ गया। अब सम आ गया आपका 22, अब आपका सम टारगेट से छोटा हो गया। तो जब भी सम टारगेट से छोटा होगा तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, अब आपका लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा, एंड फाइनली अब आप देखिए जो आपका सम है वो आपके टारगेट के इक्वल हो चुका है, एंड दैट्स इट, यू विल रिटर्न योर लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स, हो गया। तो यहाँ पर आप कोई भी नया मैप नहीं बना रहे हो, डिक्शनरी नहीं बना रहे हो, कोई ऑपरेशन नहीं, सिंपली ऑर्डर ऑफ एन टाइम और कांस्टेंट स्पेस में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू कैन सी, राइट। सो इस तरीके से यार हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी एरे सॉर्टेड है, अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो ये अप्रोच एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, बात क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज। तो बेसिकली आपको 2 एरे दे रखी हुई हैं और आपको उन दोनों एरे का इंटरसेक्शन बताना। देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपके पास जो 2 एरे दे रखी हैं उनमें से कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो बोल रहा है जो रिजल्ट है वो यूनिक भी होना चाहिए और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो आप देख रहे हो, मतलब आपने कुछ समझा, यहाँ से आपसे बोल रहे हैं कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में आपको यूनिक एलिमेंट्स निकालने हैं और वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। भाई ये तो सेट है, सेट का तो काम ही यही होता है, सेट का काम क्या होता है, यूनिक एलिमेंट्स निकालना, इंटरसेक्शन निकालना और अनऑर्डर्ड भी होता है। तो हमें इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना है, अगर आप उसको बिना सेट करो तो बहुत सारा लॉजिक लिखना पड़ेगा, पर सिंपल तरीका यही है भाई कि 2 सेट हैं, दोनों सेट 2 एरे हैं, यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, 2 लिस्ट दे रखी हैं, दोनों लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करो, उनका इंटरसेक्शन निकालो और रिटर्न कर दो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। क्या करना है, 2 लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो, सेट 1 इज इक्वल टू सेट ऑफ नम्स 1, पहले मैंने पहली लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैं दूसरी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब उनका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन सेट 2 कर देंगे और इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। कुछ चेंज है, क्या बोल रहा है ये कि 2 is not valid for expected, ओके, कुछ तो आई थिंक एरर है, टाइप एरर, 2 is not valid value for the expected type integer, ओ सॉरी, तो आपको रिटर्न भी करना है वो एज एक लिस्ट के फॉर्म में करना है, सॉरी। तो बेसिकली आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो आपका जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। इवन इंटरसेक्शन निकालने का एक और तरीका भी होता है कि आप सिंपली एंड सिंबल यूज कर सकते हो, तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन सिंपली डू सेट 1 एंड सेट 2, ये भी काम करेगा। इवन अगर आप चाहो तो आप 2 अलग वेरिएबल क्यों बना रहे हो, सेट 1 सेट 2, आप सिंपली ये लिख सकते हो, एक ही लाइन में हो जाएगा। तो क्या किया मैंने कहा भाई एक काम करो कि 2 लिस्ट दे रखी है, nums 1 nums 2, दोनों को सेट में कन्वर्ट करो, तो मैंने nums 1 को सेट में कन्वर्ट कर दिया, मैंने nums 2 को सेट में कन्वर्ट कर दिया।
अब दोनों सेट में कन्वर्ट हो गई हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालो, तो आपका दोनों लिस्ट का इंटरसेक्शन निकाल देगा, और फिर जो भी इंटरसेक्शन आया है वो भी एक सेट आया होगा, उसको फिर से लिस्ट में कन्वर्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट यू वांट। ये थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि सेट में कन्वर्ट करना फिर लिस्ट में कन्वर्ट करना इज स्लो, पाइथन थोड़ी बहुत स्लो तो होती है, बट आपका काम हो जाएगा। यू कैन सी यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो एक सिंगल लाइन में हमने, तो ये बेसिकली हमने प्रॉब्लम इसीलिए लिया था ताकि हमने जो सेट ऑपरेशंस पढ़े थे अभी वो आपको उनकी आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा, इट वाज अ इजी प्रॉब्लम, अ बेसिक वन, ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड इट, ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड इट, ओके ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम में आपका एक बेसिक प्रॉब्लम है बट अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको समझते हैं। दिस प्रॉब्लम सेज दैट फाइंड यूनिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है और आपको फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर निकालना, मतलब पहला ऐसा कैरेक्टर जो यूनिक हो, जो एक बार प्रेजेंट हो स्ट्रिंग में, बार बार प्रेजेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर आपको उस कैरेक्टर की इंडेक्स देनी है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप इस एस की बात करो, सबसे पहला यूनिक कैरेक्टर कौन सा, यूनिक मतलब जो बाकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट ना हो, तो आप देखो जो एल है वो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है, वो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर है जो कि बाकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए इंडेक्स हो जाएगा 0, ठीक है। यहां पर आप देखो तो एल यूनिक नहीं है, फिर ओ जो है ओ भी यूनिक नहीं है, ओ भी दोबारा प्रेजेंट है, वी जो है वो यूनिक है क्योंकि वी कहीं और प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो वी है वो आपका आंसर है, ठीक है। अब यार बात आती है कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर निकालना है, पहला यूनिक कैरेक्टर। देखो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इस पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करो, उसके हर कैरेक्टर के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो कि भाई एल कितनी बार प्रेजेंट है, ई कितनी बार प्रेजेंट है, सी कितनी बार प्रेजेंट है, तो आप हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालो और फिर दोबारा आइटरेट करो और फिर जो सबसे पहला कैरेक्टर मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है उसको आप रिटर्न कर दो। ये तो देखो ब्रूट फोर्स तरीका है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मैप बनाना पड़ेगा, फिर 2 बार आइटरेट करना पड़ेगा। एक्चुअली यार हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक बार आइटरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैंने अभी तुरंत ये लॉजिक सोचा है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम एक सेट ले सकते हैं, हमें सेट तो लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पहला यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम आगे से आइटरेट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में अगर कोई मान लो अब एल है तो हमें क्या पता कि एल बाद में है कि नहीं, तो हम पीछे से आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 वेट 8 9 10 11, तो हम लास्ट में, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेट ले लेंगे, सेट में जो भी एलिमेंट्स आते जा रहे हैं उनको स्टोर कर लेंगे। अब इनिशियली हमारा आंसर लास्ट इंडेक्स होगा क्योंकि हम हमारे लिए तो फिलहाल लास्ट इंडेक्स ही यूनिक है जब तक वो दोबारा हमें मिल नहीं जाता है, ठीक है। तो ई हमारा था, ई हमारा यूनिक एलिमेंट है, अभी तक कहीं भी नहीं था, तो हमने आंसर बना दिया 11 इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, तो हमने आंसर कर दिया 11 और हमने ई को सेट में डाल दिया। अब हम आगे आए, ठीक है, अब हम आगे आए। अब जब हमें डी मिला तो हमने कहा भाई डी भी यूनिक है, डी भी हमारे सेट में कहीं नहीं है, तो हमने डी को सेट में डाल दिया और हमने आंसर कर दिया 10, ठीक है। ये अभी तक का यूनिक एलिमेंट। अब हम आगे आए, अब हमें मिला, हमें क्या मिला, अब हमें मिला ओ। अब जब ओ मिलेगा ओ भी यूनिक था, ठीक है, तो हमने यहाँ डाल दिया ओ और हमने कर दिया 9, ठीक है, हमने कर दिया 9। अब हम आगे आए, हमें मिला सी, तो सी डाल दिया और यहाँ मिला हमें 8, भाई वो भी यूनिक था, ठीक है। और आगे आए, ये प्रॉब्लम एक जगह फेल होगा, मैं आपको वही दिखाना चाह रहा हूँ कहाँ पे फेल होगा, ठीक है। अब आया टी, तो 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आया ई, अब ई फिर से आ रहा है, तो ये तो यूनिक नहीं, क्योंकि फिर से आ गया ना, तो यूनिक तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये भी यूनिक नहीं है, फिर से आ रहा है। अब एल पहली बार आया है तो एल यूनिक हो सकता है, तो हमने कहा एल ले लो, 4 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब पीछे आया तो ई तो फिर से आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब वी पहली बार आया, पहली बार आया वी, तो वी आपने इंसर्ट किया, वी आपका यूनिक हो गया। फिर आप पीछे गए, ओ आ चुका है पहले, ओ आ चुका है पहले, और एल भी आपका पहले आ चुका है, तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर होगा वी।
एंड आई थिंक सारे केस चल रहे हैं, मतलब बिकॉज जो भी कैरेक्टर सबसे पहला यूनिक होगा वो आपको मिलेगा, बाकी सारे पीछे आ चुके होंगे, राइट? ठीक है, आई होप दिस विल वर्क, लेट्स सी। क्योंकि मैंने ये अप्रोच पहले कभी सॉल्व नहीं किया है, मैंने अभी तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कई बार किया है एक्चुअली में। यहाँ पर आई थिंक हमने मैप वाला, तो मैप अप्रोच तो सिंपल है कि आप क्या करो, आप एक मैप में पहले काउंट कर लो, फिर जो सबसे पहला एलिमेंट मिले जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो आप रिटर्न कर दो। जावास्क्रिप्ट में हमने सिंपली मैप ही यूज किया है, और C++ में हमने सिंपली मैप यूज किया है, ठीक है? तो मैंने इस क्वेश्चन को, बाय द वे आप देखोगे तो मैंने इस क्वेश्चन को 2022 में पहली बार सॉल्व किया था, फिर मैंने उसको 2023 में सॉल्व किया, 2024 में सॉल्व किया, अब मैं इसको फाइनली 2025 में सॉल्व करूंगा। 2023 में मैंने इसको जावास्क्रिप्ट से किया था, 24 में C++ से, 22 में C++ से, आज पाइथन से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो एक बार ये अप्रोच ट्राई करते हैं, ठीक है? तो हमने लेंथ ले लिया, लेंथ हमने ले लिया s, ठीक है? और एक लूप ले ली रेंज, जो कि आपका n-1 से स्टार्ट होगा और पूरा 0 तक जाएगा, n-1 लेके 0 तक, ठीक? तो आपने कहा कि एक सेट भी ले लो यहाँ पर, ठीक है? तो एक सेट ले लिया, तो सेट हम ऐसे क्रिएट करते हैं, ब्लैंक, याद रखना, अगर सिर्फ ब्रैकेट लिखोगे तो डिक्शनरी होगा, ठीक है? हम बोलेंगे कि अगर s ऑफ i नहीं है, अगर s ऑफ i नहीं है सेट में, मतलब पहली बार आया है, तो मैंने कहा अगर पहली बार आया तो क्या करेंगे, तो हम हमारे आंसर को उस इंडेक्स के इक्वल कर देंगे और सेट में उसको ऐड कर देंगे, अगर पहली बार आया। और अगर ऑलरेडी आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी कैरेक्टर पहली बार आ रहा है तो हम उसको आंसर उस इंडेक्स को बना देंगे और उसको सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो रन करते हैं कोड को। अच्छा, मैंने रिटर्न तो किया ही नहीं, लास्ट में हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नहीं किया है। अब देखो, या दैट इज व्हाट, -1 कैसे हो गया, एक्सपेक्टेड, अच्छा ओके, हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है यार कि आपका एक कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, ऐसा भी हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना हो जो कि रिपीट नहीं हो रहा हो। मैंने कहा था ना इस केस के लिए फेल करेगा, तो बाकी सारे केसेस चल रहा है, बट एक केस है जहां पर आपको ये निकालना है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि रिपीट ना हो, उस केस में आपको -1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैप वाला लॉजिक यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बिना दिस विल वर्क बेटर इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस, बट जहां जहां कॉर्नर केस है वहां पर ये केस काम नहीं करेगा, बट हमें पता है कैसे करना है, ठीक है? तो हमने ऑलरेडी समझा हुआ है पहले कि हम किस तरीके से एक स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये देखिए आप, पढ़ा था ना हमने। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया, ठीक है? कोड को, दिस इज द कोड, ठीक है? यहाँ पर आई मान लो, इस तरीके से आप उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है? आफ्टर फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी आप फिर से स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर सकते हो, दिस टाइम विथ इंडेक्सेस, क्योंकि आपको इंडेक्स रिटर्न करनी है, ठीक है? एंड अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके s ऑफ i में 1 है, जो भी आपको सबसे पहला मिलेगा, तो इसको आप 0 से स्टार्ट करोगे, तो 0 से लेकर आप s तक जाओगे, आपको जो भी सबसे पहला एलिमेंट मिलेगा, पहली इंडेक्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, आप सिंपली उसको रिटर्न कर दोगे। और अगर कोई भी इंडेक्स नहीं मिलती तो फिर आप -1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है? इसको रन करते हैं, दिस विल वर्क, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने पहले पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करके हर एक कैरेक्टर की, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, फिर हमने आइटरेट किया और जो सबसे पहला इंडेक्स मिला जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी वो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट यू वांट। आपको सबसे पहले नॉन या फिर फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, की इंडेक्स चाहिए थी, वो आपको मिल चुकी है, ठीक है? दिस वाज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं, तो मैं बता देना ये कोड, ये जो अप्रोच था कुछ जगह चलेगा बट कुछ जगह चीज नहीं चलेगी, ठीक है? तो मैंने इसलिए बताया बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं, इवन हम जब इनिशियली प्रॉब्लम को रीच करते तो वी गेट दिस टाइप ऑफ यू नो इंट्यूशंस कैसे हो सकता है, बट कुछ कॉर्नर केसेस में वो चीज काम नहीं करती है, ठीक है? आगे आते हैं। अब ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है यार, वैलिड एनाग्राम।
तो होता क्या है यार कि आपके दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं, उसका कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो व्हाट आर वैलिड एनाग्राम स्ट्रिंग्स, मैं आपको बताता हूँ। तो यार दो स्ट्रिंग एनाग्राम तब बोली जाती हैं जब उनकी लेंथ सेम होती है, उनमें कैरेक्टर सेम होते हैं और उनकी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। जब ऐसा होता है तब आपकी स्ट्रिंग को एक एनाग्राम स्ट्रिंग माना जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, तो आप देखोगे कि ये दोनों एनाग्राम स्ट्रिंग्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो तो पहली स्ट्रिंग है एनाग्राम खुद, तो अगर आप इस स्ट्रिंग में देखते हो तो देखो इसमें 3 बार ए है, 1 बार एन है, 1 बार जी है, 1 बार आर है, 1 बार एन है। और अगर आप इस स्ट्रिंग में देखते हो, यहां भी आप देखो 3 बार ए है, 1 बार एन, 1 बार जी, 1 बार आर, 1 बार एन। तो बेसिकली एनाग्राम स्ट्रिंग्स वो होती हैं जिनमें सेम कैरेक्टर्स होते हैं, बस उनकी ऑर्डरिंग डिफरेंट होती है। जैसे एनाग्राम में पहले ए है, फिर एन है, फिर ए है। तो नागाराम में अलग तरीके से है, थोड़ा परम्यूटेशन है, उसका स्ट्रक्चरिंग अलग है, ठीक है, ऑर्डरिंग अलग है, बट कैरेक्टर्स वही होते हैं। अब दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है कि नहीं, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? तो देखो उसको चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड तो ये कि आप क्या कर सकते हो, जो बिल्कुल बेसिक होता है। देखो मैंने क्या बोला, अगर दो स्ट्रिंग के कैरेक्टर सेम है, बस ऑर्डरिंग डिफरेंट है, तो आप क्या करो, आप उनको सेम ऑर्डरिंग में ले आओ। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो जब भी आप किसी एनाग्राम स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हो तो क्या होता है, मान लो आपने इसको सॉर्ट किया, तो ये एनाग्राम हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो इस तरीके से दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब आप दोनों को सॉर्ट करोगे तो जो एनाग्राम स्ट्रिंग्स होती हैं वो सॉर्टिंग के बाद में इक्वल हो जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग जो है सेम हो गई। तो अगर सॉर्टिंग के बाद कोई भी स्ट्रिंग इक्वल हो रही है, इसका मतलब कि वो एनाग्राम स्ट्रिंग है। सिंपल। ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। अब स्ट्रिंग सॉर्ट कैसे करना, उसका एक ही तरीका होता है, पहले स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट को सॉर्ट करो, फिर लिस्ट से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, एज अ असाइनमेंट ले लो, होमवर्क ले लो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको मैप की हेल्प से कर सकते हो। अब मैप की हेल्प से कैसे करेंगे तो समझना, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप दोनों स्ट्रिंग के आप दो मैप ले सकते हो, दो डिक्शनरी ले सकते हो। मान लो एक होगा मैप 1 और एक होगा मैप 2। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों मैप में, एक मैप में आप स्ट्रिंग 1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पता कैसे निकालते हैं। एक मैप में आप स्ट्रिंग 2 की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हो। और अगर फाइनली दोनों मैप इक्वल आते हैं, इसका मतलब अगेन वो एनाग्राम है। अब इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्या हम इसको सिर्फ एक मैप की हेल्प से कर सकते हैं, सिर्फ एक मैप की हेल्प से? ये देखते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, हम क्या करेंगे समझना, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रिंग 1 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी एक मैप में निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक मैप बनाया और उस मैप में हम क्या करेंगे कि हम स्ट्रिंग 1 के जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो सेम अप्रोच से हम हमारे स्ट्रिंग एस की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक मैप में निकाल। तो हमने कहा कि हमने स्ट्रिंग एस में आइट्रेट किया और इस फ्रीक्वेंसी मैप में उसके हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली, ठीक है। अब समझो, अब हम मैप 2 में आइट्रेट करेंगे, या सॉरी स्ट्रिंग 2 में, यहाँ पे टी दिया गया, तो हम अब स्ट्रिंग टी में आइट्रेट करेंगे। अब हम स्ट्रिंग टी के सारे एलिमेंट्स के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे। तो स्ट्रिंग 1 में क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई। स्ट्रिंग 2 में हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको एन मिला, एन के लिए आपने डिक्रीज कर दिया, ए मिला डिक्रीज करा, जी मिला डिक्रीज करा, ए एक और मिला डिक्रीज करा, आर मिला, फिर ए मिला, फिर एम मिला। तो अगर आप फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो और सेकेंड स्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो, तो एट द लास्ट आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सारी जीरो आनी चाहिए। तो अगर सारी फ्रीक्वेंसी जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या एनाग्राम है, अदरवाइज एनाग्राम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो एक वाई और होता इस स्ट्रिंग में, अब y तो प्रेजेंट ही नहीं है आपके मैप 1 में। तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर आपको मिल जाए स्ट्रिंग 2 में जो कि प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब एनाग्राम नहीं है। या फिर मान लो यहाँ पर एक
यहाँ पर एक ए और होता, तो अगर एक ए और होता तो यहाँ पे इसमें लास्ट में एक 1 बच जाता, क्योंकि यहाँ पे 4 ए थे, वहां पे 3 ए थे, तो 4 ए इंक्रीज होते, 3 ए डिक्रीज होते, तो एक ए बच जाता, तो फिर भी एनाग्राम नहीं है। तो अब क्या करोगे कि आप जैसे आपने इंक्रीज किया स्ट्रिंग 1 के लिए, वैसे ही आप स्ट्रिंग 2 के लिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करो। पर मान लो अगर आपको स्ट्रिंग 2 में कोई भी ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब आप तुरंत बोल दोगे फॉल्स, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर लास्ट में आप आते भी हो कि आपने सबके लिए डिक्रीज कर लिया, तो आप क्या करोगे, आप इसके आप फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज के थ्रू आइट्रेट करोगे, जितनी भी वैल्यूज। तो अगर कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब अगेन आंसर फॉल्स है, और अगर सारी वैल्यूज 0 हैं, इसका मतलब कि आंसर आपका ट्रू है। और इसमें हम लोग प्री चेक लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल नहीं है, तो अगर बाय चांस दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल नहीं है, तो हम तुरंत फॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो वैसे भी एनाग्राम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी यार हम लोग दो एनाग्राम स्ट्रिंग चेक कर सकते हैं कि दो गिवन स्ट्रिंग एनाग्राम स्ट्रिंग है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो काफी बेसिक प्रॉब्लम था। अब इसका एक थोड़ा मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, जिसमें कि आपको ग्रुप करना है एनाग्राम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्रुप एनाग्राम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनाग्राम स्ट्रिंग्स को ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, तो ये आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इन स्ट्रिंग्स को ग्रुप करना है इन मल्टीपल लिस्ट। तो आप देखो, तो जो ईट है और जो टी है वो दोनों एनाग्राम स्ट्रिंग है, तो उनको आप एक लिस्ट में डाल दो, ईट कॉमा टी। फिर आप देखो जो टैन है, जो नैट है, और कौन सा, ओके वेट यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर है। तो जो अच्छा ईट में एक और है क्या, अच्छा तो ईट में एक और भी है, एट। तो आप देखो कि जो ईट है, टी है और एट है, ये तीनों आपस में एनाग्राम है, तीनों में सेम कैरेक्टर्स हैं, तो एक अलग लिस्ट आ जाएगी। फिर जो टैन है और जो नैट है वो एक अलग लिस्ट आ जाएगी, और बैट आपका सेपरेट अलग लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रुप करना है एनाग्राम्स को। देखो ये भी काफी इजी है, आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, एनाग्राम स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको अगर हम सॉल्ट करें तो सेम चीज मिलती है। जैसे अगर हम ईट को सॉल्ट करें तो मिलेगा ए ई टी, टी को सॉल्ट करें तो ही मिलेगा ए ई टी, एट को करें तो ही मिलेगा ए ई टी। अगर मैं 10 को करूं तो मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। तो पहले एन आता है, सॉरी गाइस, थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, यहाँ पर आएगा ए बी टी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप देखो, अब क्या करो कि जो भी स्ट्रिंग की सॉर्ट आप जब कर रहे हो तो आप एक मैप बनाओ। यहाँ पर क्या करो, आप एक डिक्शनरी बनाओ, एक मैप बनाओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल कि आपको सबसे पहले मिला ईट, आपने ईट को सॉल्ट किया, तो आपको की मिली, ये आपकी की है, आपको की मिली ए ई टी। तो आप पहले चेक करो क्या इस ए ई टी की के लिए कोई भी डिक्शनरी में की है, नहीं है। तो अब क्या करो, आप इस डिक्शनरी में एक ए ई टी के लिए की बना दो, इसमें आप लिस्ट डाल दो, ईट लिस्ट में ईट डालो, सिर्फ वैल्यू नहीं, एक लिस्ट होगी वैल्यू। ठीक है, आपको टी मिल गया, टी भी ए टी था, अब ए टी ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके मैप में, तो आप उसी में आगे आप टी अपेंड कर दो। अब मिला टैन, टैन के लिए ए एन टी है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो आप ए एन टी एक की बना दो और उसमें आप टैन डाल दो अभी के लिए। फिर आपको मिला फिर से ए टी, तो आप उसको आगे ऐड कर दो। अब मिला आपको ए एन टी फिर से, तो आगे ऐड कर दो, और ए बी टी नहीं था तो ए बी टी ले आओ। तो इस तरीके से आप मैप के थ्रू हर एक स्ट्रिंग को, एनाग्राम स्ट्रिंग को ग्रुप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम एक मैप ले लेंगे, डिक्शनरी बोल लो उसको, ठीक है, और हम सारी स्ट्रिंग्स के थ्रू आइट्रेट करेंगे। अब पहले तो हमें उस स्ट्रिंग की निकालना है, एक की जो कि सॉर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे जिससे हमें एक की मिलेगी। तो एक फंक्शन लिख लेंगे सॉर्ट स्ट्रिंग, जो कि आपकी स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा। कैसे करेगा, तो सॉर्ट स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, इसको हमें सेल्फ डॉट करके कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन पहले आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये उस एरे को सॉर्ट करेगा, और फिर ये ज्वाइन करके फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो।
तो आपने सॉर्ट कर ली स्ट्रिंग। अच्छा स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाएगी तो आपकी की मिल गई। आप चेक करो अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी डिक्शनरी में, मान लो जैसे कि जब हमें यहाँ पे टी आया था तो AET ऑलरेडी प्रेजेंट था एक लिस्ट, तो हमने उसमें अपेंड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उस की के लिए एक और वैल्यू को ऐड कर देंगे जो हमारी स्ट्रिंग थी, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उस की के लिए एक लिस्ट बना देंगे जिसमें कि हम इनिशियली उस स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे। जैसे कि हमें पहली बार ये मिला था ईट, तो हमने इनिशियली ऐड कर दिया था, ठीक है। और लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना है, अब लास्ट में आपको डिक्शनरी रिटर्न नहीं करनी है, आपको लास्ट में सिर्फ वैल्यूज रिटर्न करनी है उस डिक्शनरी की। ये देखो वैल्यूज, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली कर सकते हो रिटर्न डिक्शनरी डॉट वैल्यूज एज अ लिस्ट एंड दैट्स इट। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ गलत है क्या? तो ये तो बोल रहे हैं कि यू कैन सॉर्ट इन एनी ऑर्डर। अच्छा ओके 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 ओके, तो हमें कुछ गलत मिला है एक्चुअली में। आई थिंक हम सॉर्टिंग नहीं हो पा रही है क्या सही से। ओ ओके ओके ओके, सो यार एक प्रॉब्लम है। सो बेसिकली जब हम सॉर्ट कर रहे हैं ना स्ट्रिंग को, तो वो स्ट्रिंग भी सॉर्ट हो जा रही है खुद से भी, और डिफरेंट आई थिंक स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं हो पा रही है क्या। एक बार चेक करते हैं, एक बार प्रिंट करते हैं की को एंड लेट्स सी कि स्ट्रिंग सॉर्ट नहीं हो पा रही है क्या। हाँ, स्ट्रिंग इज नॉट एबल टू सॉर्ट इटसेल्फ। ऐसा क्यों? हम स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, यहाँ पर भी सॉर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, एक बार ये समझते हैं कि एस है क्या। अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँ, पहले देखते हैं कि एस क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हम डीबगिंग कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ओके ओ ओके ओके ओके, तो हमने एक गलती कर दी। तो हम एक स्ट्रिंग को ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्प्लिट किस बेसिस पे करोगे, स्पेस के बेसिस स्प्लिट तो हो नहीं रहा है। तो हम एक्चुअली उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट नहीं करेंगे, हम उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और हम एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक नई स्ट्रिंग बना के उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर सारे ऑपरेशन करेंगे। स्प्लिट क्यों करेंगे यार, सॉरी। तो बेसिकली हमें ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्पेस के बेसिस स्प्लिट कर रहे हैं, वो तो स्पेस हो तब होता है, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा था। अभी इट विल वर्क। हाँ जी, सॉल्व हो गया, ठीक है, और आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सर इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रुप एनाग्राम ये काफी अच्छा प्रॉब्लम था, मीडियम प्रॉब्लम था, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज मैपिंग, ठीक है। तो यार आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया होगा, दोनों चीजें, वेरिएबल एनाग्राम भी और ये भी, ठीक है। ग्रेट, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे, दोनों काफी सिमिलर हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यार जो आपका पहला क्वेश्चन है वो एक स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन है एंड इट्स अ फिक्स्ड स्लाइस स्लाइडिंग विंडो। फिक्स स्लाइस स्लाइडिंग विंडो मतलब क्या होता है कि आपकी जो विंडो है उसका साइज फिक्स रहेगा कि एक स्पेसिफिक साइज की विंडो के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सब स्ट्रिंग ऑफ साइज 3 विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आपको गुड सब स्ट्रिंग काउंट करनी है ऑफ लेंथ 3। गुड सब स्ट्रिंग क्या होती है, गुड सब स्ट्रिंग वो होती है जिनमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं तो इसमें कितनी ऐसी सब स्ट्रिंग है साइज 3 की जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। देखो, तो अगर मैं इस पहली की बात करूं, अगर मैं इस पहली 3 की बात करूं तो आप देखो इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं, तो ये नहीं होगा। इसकी बात करूं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर मैं यहां पर आता हूं तो ये आपकी जो सब स्ट्रिंग है इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, देन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये चीज आप चेक कैसे कर सकते हो, तो उसके मल्टीपल वेज हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो इसमें आपका साइज फिक्स्ड है कि भाई आपको 3 साइज की पता करनी है। सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आप यहां से स्टार्ट करो। मान लो आप आई पे हो तो आप आई+1 और I+2, आप इन तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लो।
अगर तीनों कैरेक्टर आपस में डिस्टिंक्ट है, मतलब इक्वल नहीं है एक दूसरे के, मतलब कि वो एक यूनिक सब स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे इक्वल है, आई और आई प्लस वन इक्वल, तो आप आगे बढ़ जाओ, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। अब जब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो आप आई है वो आई प्लस वन आई प्लस तीनों ही आपस में नॉट इक्वल है, तो अपने आंसर को इंक्रीज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले तो लेंथ निकालेंगे आपकी स्ट्रिंग का, और देखो हम यहाँ पर आइट्रेट करेंगे जीरो से लेके सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि हम आई प्लस टू आई प्लस वन और आई प्लस टू भी तो एक्सेस कर रहे हैं ना। तो हम बेसिकली सिर्फ, अगर हमारी लेंथ यहाँ पर 9 है तो हम 9 माइनस 3 तक ही एक्सेस करेंगे, या इस केस में हम 0 से लेके 9 माइनस 2 की रेंज लिखेंगे। लिखेंगे फॉर आई इन रेंज आई कॉमा एन माइनस 2, तो ये एन माइनस 3 तक जाएगा। और हम चेक क्या करेंगे, तो यहाँ पे आंसर भी ले लेंगे, तो हम बोलेंगे अगर अगर एस ऑफ आई प्लस वन के इक्वल नहीं है, एंड एस ऑफ आई प्लस वन एस ऑफ आई प्लस टू के इक्वल नहीं है, एंड एस ऑफ आई प्लस टू एस ऑफ आई के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम आंसर को इंक्रीज करेंगे और रिटर्न कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वी डू। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम आंसर को इंक्रीज करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल, ये क्या हो गया, where it is accessed by a value। अच्छा जी, ये क्या बोल रहा है, फॉर आई काउंट सॉल्यूशन, क्या हो गया भाई, क्या समस्या हो गई आपको? सब कुछ तो सही है। आई एक सिंग, ओ सॉरी, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप सिंपली 0 कॉमा एन माइनस 2 लिखोगे, सिंटैक्स गलत था। ठीक है, तो ये तो आपका बहुत ही इजी बेसिक प्रॉब्लम था, जहां पर आपको सारी सब स्ट्रिंग काउंट करनी थी जिनमें कि यूनिक कैरेक्टर है। इसका अगला प्रॉब्लम काफी अच्छा है। इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं कि आपको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग निकालनी है जिसमें कि रिपीटिंग कैरेक्टर्स ना हो, मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर्स ना हो, सिर्फ यूनिक कैरेक्टर्स हो। ये आप कैसे करोगे, समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्ट्रिंग दे रखी है कुछ इस तरीके से, मान लो ए है, बी है, ए है, बी है, सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है, और डी है, ए है और सी है। अब इस स्ट्रिंग में आप बताओ कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सी होगी जिसमें कि सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। कौन सी लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है, आपको लेंथ निकालना है, आपको लेंथ पता नहीं है, तो देखो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स वो ये वाली है। तो ये जो सब स्ट्रिंग है ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, और इसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 4। अब देखो 4 से बड़ी कोई भी सब स्ट्रिंग नहीं है। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, हाउ कैन वी डू दिस थिंग, तो समझना क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनिशियली क्या करेंगे, हम इनिशियली इस पहली स्ट्रिंग को, पहले कैरेक्टर को हमारा आंसर मान लेंगे, बिकॉज जो पहला एक सिंगल कैरेक्टर है वो तो ऑब्वियसली यूनिक ही होगा। तो हम फिलहाल के लिए अपने पहले सिंगल कैरेक्टर को क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई ये जो कैरेक्टर है, ये जो सिंगल कैरेक्टर है, ये आपका अभी के लिए आंसर है। तो हम आंसर को कर लेंगे 1, जो है हमारे पास एक 1 साइज की सब स्ट्रिंग है, और हम एक सेट लेंगे, हम उस सेट में भी इस ए को इंसर्ट कर लेंगे। समझना बात, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम एक आंसर लेंगे 1, और हम एक सेट लेंगे, और हम उस सेट में इनिशियली क्या करेंगे कि जो आपकी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है उसको इंसर्ट करें। आई होप स्ट्रिंग 1 से बड़ी साइज की। ओके, तो यार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ एक कैरेक्टर हो या एक भी कैरेक्टर ना हो, उसके लिए मैं 0 रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, ये केस आपका दे रखा है। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब इससे क्या होगा कि हम इनिशियली ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो पहला कैरेक्टर है सिर्फ वो आपका आंसर है, आपको आगे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। तो एक हम लेंगे आई, जो कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा, और हम एक लेंगे जे, क्योंकि हमने जीरो को कंसिडर कर ही लिया है। जे आपका एक आगे चलेगा, ठीक है। तो जो आपका जे है तो आपका आई जीरो पे होगा, और जो आपका जे है वो वन से स्टार्ट करेगा। हम एक लूप लिखेंगे वाइल जे इज लेस देन एन, जब तक जे विद इन लिमिट है, ठीक है। अब देखो, हम क्या करेंगे, हम अपने जे को हमारे विंडो में, हमारी सब स्ट्रिंग में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। आप मुझे बताओ, क्या हम इस जे को हमारी सब स्ट्रिंग में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो हम इस जे वाले वेरिएबल को हमारे सेट में ऐड कर देंगे। तो हम इसको सेट में ऐड कर देंगे कि भाई सेट डॉट ऐड एस ऑफ जे, ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब सेट में ऐड हो गया तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जे को आगे बढ़ा देंगे। जे आपका आगे बढ़ गया, ठीक है। अब तो देखो, आगे बढ़ाएंगे तो आपकी जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है, तो जो लेंथ होगी आपकी सब स्ट्रिंग की वो हमेशा जे माइनस आई होगी। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये आपकी सब स्ट्रिंग है जो आपने लिया हुआ है, तो जे माइनस आई है। तो आप क्या करोगे, आप आंसर को कर दोगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई, तो जो बड़ा होगा वो आपका आंसर। तो अभी आपकी सब स्ट्रिंग दो लेंथ की बन चुकी है, तो आपका आंसर भी हो गया 2। अब जे आ गया सी पे, अब ये चीज रिपीट होती रहेगी। अब क्या हम सी को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ पे सी आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 3। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे आ गया बी। अब क्या मैं इस बी को भी ले सकता हूँ यहाँ पे सिंपली? नहीं। क्यों? क्योंकि यार बी तो ऑलरेडी आपके सेट में प्रेजेंट, बी तो ऑलरेडी आपके सेट में प्रेजेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आई को आगे मूव करेंगे जब तक जे प्रेजेंट है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इनिशियली सबसे स्टार्ट में कि वाइल एस ऑफ जे इन सेट वन। तो जब तक एस ऑफ जे सेट वन में प्रेजेंट, बिकॉज अगर वो सेट वन में प्रेजेंट है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो जब तक एस ऑफ जे सेट वन में प्रेजेंट है, आप क्या करोगे, आप सेट वन से जो आपका सेट ऑफ एस ऑफ आई है उसे रिमूव कर दोगे और आई को आगे बढ़ा दोगे। तो क्या होगा, तो जो ये आई ए है ये रिमूव हो जाएगा और आई आगे बढ़ जाएगा। आप देखो, अभी भी एस ऑफ जे तो प्रेजेंट है, फिर से रिमूव हो जाएगा, फिर से आई आगे बढ़ जाएगा। अब आप देखोगे, अब ये बी प्रेजेंट नहीं है, तो अब आप इस बी को ऐड करके फिर से जे को आगे बढ़ा सकते हो। तो अब देखो, आपकी जो लेंथ है वो सिर्फ 2 है, 4 माइनस 2 2, विच इज सी एंड बी। अब ए मिला, ए को आप इंसर्ट कर लो, लेंथ अभी भी सी हो गई। अब एक और सी मिल गया, पहले से भी एक सी है, तो क्या करेंगे, इस सी को हटाएंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम इस वाले सी को ऐड करेंगे। लेंथ अभी भी 3 है और आगे बढ़ाया, अब हमें मिला डी, तो डी मिला तो हम डी को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब लेंथ हो गई 4 और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब इस ए को हम नहीं ले सकते बिकॉज पहले से एक ए प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, इस बी को हटाएंगे, फिर इस ए को भी हटाएंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे। अब ए हट गया, अब ये नया ए आएगा, लेंथ 3 है, फिर ये सी है तो इस सी को हटाएंगे, आई आगे बढ़ाएंगे, एक नया सी आएगा। बट अभी भी आपकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम 4 ही थी, तो फाइनली आपका जो आंसर है वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम था आई विल से, बट आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमने काफ़ी मैप के और सेट के प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है, यहाँ पर। एंड आई होप कि इससे आपको मैप और सेट या हैशिंग कहाँ पर यूज होती है उसकी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अब यार हाँ, हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग सर्चिंग और सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो हमने अभी तक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, अब कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। तो सर्चिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, सॉर्टिंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, जिनको हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के लेक्चर का जो भी एजेंडा था, बेसिक्स ऑफ सेट, बेसिक्स ऑफ डिक्शनरी, ऑपरेशंस ऑफ डिक्शनरी, वो हमने करा और साथ में हमने काफ़ी और चीज़ें पढ़ी, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमने अभी तक जो भी 3 या 4 लेक्चर्स करे हैं इस सीरीज के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आने वाला है बहुत जल्द, उसके लिए आपको इसी चैनल पे आना है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।
Till then, thank you, take care, bye bye, and keep learning, keep practicing. Happy coding, bye.